नमस्कार साथियों, आपका फ्यूचर एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको संवैधानिक इतिहास पढ़ा रहे हैं। संवैधानिक इतिहास में आपको राज्य के बारे में बता चुके थे, आपको सरकार के बारे में बता चुके थे, सरकार के अंग बता चुके थे। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम आज बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट इसका रीजन आप हम जान लेते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि रेगुलेटिंग जो एक्ट, रेगुलेटिंग शब्द वो किससे मिलकर बना है। रेगुलेटिंग शब्द रेगुलेशन से मिलकर बना है। रेगुलेशन शब्द से मिलकर बना है और रेगुलेशन का अर्थ होता है विनियम। हम बात करें सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में, यानी कि BIC हम कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC की स्थापना होती है। और जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उनके साथ साथ में डच भी आए थे, फ्रांस भी आए थे और भी आए थे। तो डच, फ्रांस, अंग्रेज, इन्होंने भारत में अपना व्यापार बढ़ाया, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ये आपस में लड़ गए। तो चूंकि अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम होने के कारण इन्होंने फ्रांस और डचों को भगा दिया। अब इनकी नज़र बंगाल पर थी, तो इन्होंने सबसे पहले सन 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध में इन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया। और जब जो बंगाल था वो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, उस समय का क्षेत्र था। आज का बंगाल सिर्फ कोलकाता तक फैला हुआ। कोलकाता वहाँ पर पहले जो कोलकाता था वो वहाँ व्यापार का केंद्र था और बंगाल कोई छोटा नहीं था। वहाँ पे उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, ये सभी बंगाल में आ जाते थे और ये जो बंगाल क्षेत्र था वो समृद्ध क्षेत्र था। ठीक है। अब तो इनकी नज़र यहाँ पर बंगाल पर थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्लासी का युद्ध किया 1757 में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो इनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। जब महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो इनकी नज़र दिल्ली पर पड़ी और सन 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इन्होंने दिल्ली के नवाब मीर कासिम को हरा दिया। जैसे ही दिल्ली के नवाब मीर कासिम को यह हरा देते हैं, हरा दिया, तो इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। अब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, इन्होंने भारत की राजनीतिक और राजनीतिक में इन्होंने राजनीति में भाग लेना चालू कर दिया। जब इन्होंने राजनीति में भाग लेना चालू कर दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत को अपने कब्जे में करके यहाँ पर शासन करें। इनके मन में विचार आया। जैसे इनके मन में विचार आया क्यों ना हम भारत की जनता पर शासन करें और राजनीतिक गतिविधियों में इन्होंने हस्तक्षेप चालू कर दिया। तो जब इन्होंने ये क्षेत्र जीत लिया, बंगाल और दिल्ली का क्षेत्र, तो इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और ये ब्रिटिश संसद में इन्होंने कहा कि हम भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। क्योंकि ये अपने मन से तो हस्तक्षेप कर नहीं सकते थे जब तक ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश महारानी से, वहाँ की जो वर्तमान महारानी थी, वहाँ से इनको अनुमति न मिल जाती। तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में बात रखी कि हमें भारत में व्यापार के साथ साथ ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात रखी कि हमें व्यापार के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी छूट दी जाए। तो उन्होंने कहा ये कैसे, एकदम तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए हम एक प्रस्ताव पास करते हैं। वो प्रस्ताव पास करेंगे सिर्फ कितने साल के लिए, एक नियम बनाएंगे, उस नियम के अनुसार आप कार्य करोगे। उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट तैयार सन 1773 क्या तैयार किया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जब उन्होंने तैयार किया तो उन्होंने अनुमति दी मात्र 20 साल की।
20 साल के लिए। उन्होंने कहा आप जाइए, हम आपको घोषणा करते हैं यहाँ से कि आप इस नियम के अनुसार आप 20 साल तक भारत की राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं और शासन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हमारे कुछ छोटे भाई भी हैं यहाँ पर जो लिख रहे हैं साथ साथ में, ऑनलाइन के साथ साथ। हेडिंग डालिए संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में सबसे हमने आपको बताया हम कहाँ से पढ़ेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर एक्ट से लेकर 1947 की भारत स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्र भारत शासन अधिनियम। और हमने आपको ये भी बताया कि संवैधानिक इतिहास 17, अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किसे कहते हैं, सुनना देना। भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया, क्या हो गया था, भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था। तो उस शासन को की गतिविधि को चलाने के लिए एक उन्होंने कानून पारित कराया, और वो कानून पारित कराया संसद से। कहाँ से, ब्रिटिश की संसद से। और ब्रिटिश की संसद ने कानून पारित करके दिया, उसी को हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि संसद में कहा गया कि आप जाइए भारत में, इसके अनुसार जो हम आपको ये बना के दे रहे हैं, इसके अनुसार आप भारत में 20 साल तक आपको अनुमति है, आप भारत की सत्ता में शामिल रहेंगे, राजनीतिक में शामिल रहेंगे, आप गतिविधि में भी शामिल रहेंगे, गतिविधियों में, तमाम प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश शासन यहाँ से चालू हो जाता है भारत में, ठीक है। और अगर हम बात करें रेगुलेटिंग शब्द की, हमने आपको बताया रेगुलेटिंग शब्द कहाँ से मिलकर बना है, रेगुलेशन से। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, विनियम। लिखो इसमें, देखो अंग्रेजों का भारत में शासन हो गया था, अंग्रेजों का भारत में शासन हो गया था। शासन किए हुए भाग पर नियंत्रण करने के लिए, शासन किए हुए भाग पर नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, जो रेगुलेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारत में जितने भाग को जीत लो तो वहाँ पर नियंत्रण कर भी निकलाना है, यानी कि चलाए भी निकलाना है। एक एक्ट पारित करोगे तो हम उसी को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। हेडिंग डाल लो विशेषता। नंबर 1, यह ब्रिटिश संसद द्वारा, यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए बनाया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन, यानी कि जिस भारत के भाग पर अधिकार हो गया था उसको क्या करने के लिए, शासन व्यवस्था को नियमित चलाने के लिए इस एक्ट को तैयार किया गया था। दूसरी विशेषता क्या है, इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया था। क्या किया गया था, भारत में पहली बार इस एक्ट के तहत काय को बताओ, गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया था। भाषा में थोड़ा ध्यान रखें, पहली बार इसमें लिख लो, इस अधिनियम के तहत
साथियों, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। सृजित किया गया था। उस पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था। पहला आप लोगों को पता हो, बताओ पहला कौन था गवर्नर जनरल बंगाल? बरेन हेस्टिंग्स। कौन था बताओ? बरेन हेस्टिंग्स। भाई 1773 की रेगुलेटरी एक्ट के तहत सबसे पहले क्या किया है? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को नियमित करने के लिए बनाया गया था। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने एक गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, जो सृजित किया गया, हमने कहा कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल, तो इनका जो अधिकार था तो बंगाल के क्षेत्र पर ही तो अधिकार था, ऐसा तो था नहीं कि पूरे भारत पर अधिकार हो। तो इनका उस टाइम पे बंगाल के क्षेत्र पर और दिल्ली के क्षेत्र पर अधिकार था। अब बंगाल कोई छोटा तो बंगाल था नहीं। बंगाल आज की अगर हम वर्तमान की बात करें, बिहार, तमिलनाडु, ये सब बंगाल के अंतर्गत आते हैं उस टाइम पे। और बंगाल एक समृद्ध और शक्तिशाली, या समृद्ध कह सकते हैं, बहुत पैसे अमीर लोगों का क्षेत्र था। तो जो अंग्रेजों की नज़र थी वो सबसे पहले कहाँ पर थी बताओ? बंगाल पर थी। ठीक है, तो इन्होंने जो, अब बात कर ले, हमने कहा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद, तो यहाँ पर उनका जो शासन था वो सिर्फ कहाँ पर था? बंगाल में था। तो बंगाल में शासन को नियमित रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक अपना व्यक्ति बिठाया। उस व्यक्ति का नाम उन्होंने किससे? गवर्नर जनरल से। अब जब बंगाल का शासन था तो उसका नाम पूरा क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता ध्यान सुनो, तीसरी विशेषता क्या है? मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र। अगर हम बात करें, मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र छोटे क्षेत्र होने के कारण उन्होंने अपने वहाँ पर जनरल, गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ जनरल वहाँ पर बैठा रखे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा वहाँ पर भार या हो रहा था उनके ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो क्षेत्र था वो बंगाल के अधीन कर दिया। कौन के अधीन कर दिया? बंगाल के। जब बंगाल के अधीन कर दिया तो वो किसके अनुसार चलेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल के अनुसार। देखो यही पॉइंट, बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर का पद स्थापित किया गया। बॉम्बे और मद्रास का पद स्थापित किया गया। फिर बाद में इन्होंने क्या करो, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उन्हें कौन के अधीन कर दिया बताओ? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यही लिखते। इसके बाद बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन कर दिया। साथियों, ब्रिटिश शासन की धीरे धीरे भारत में गतिविधि बढ़ती जा रही है और इन्होंने
सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी? व्यापार से शुरुआत की थी। व्यापार के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भाग लेना चालू कर दिया। राजनीति के साथ साथ इन्होंने भारत में क्षेत्रों को जीत लिया। जब क्षेत्रों को जीत लिया तो इनकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ गई। जब और ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने फिर ये बॉम्बे और मद्रास अपने अपने वहाँ पर क्या, जब महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ गई, क्षेत्र जीत लिए, तो उन क्षेत्रों को अपने अनुसार चलाने के लिए इन्होंने वहाँ पर गवर्नर जनरल के पद को स्थापित किए वहाँ पर लागू करने के लिए। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। सॉरी, उच्च न्यायालय की क्या करी गई? बताओ। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हम बात करें उच्च न्यायालय, शब्दों का खेल है। पहली बार स्थापना की गई, सृजित की गई 1973 में सृजित की गई, 1773 में सृजित की गई और 1774 में स्थापित की गई। लिखो, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में, ऐसे लिखो, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इस देखो इधर, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार इसकी स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यह पूर्ण रूप से कब, तो अगर हम लिखेंगे जो स्थापना है वो कब हुई थी पूर्ण रूप से? 1974 में। लेकिन अगर बात कर लो उच्चतम न्यायालय की प्रावधान मतलब शुरुआत कब की गई थी? 1773 में। और पूर्ण रूप से कब तैयार हो गई थी? 1774 में। पांचवी विशेषता क्या है? इस अधिनियम को ब्रिटिश शासन ने केवल कितने साल के लिए लागू किया था? 20 साल के लिए। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए लागू किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आप भारत की शासन और राजनीति में कितने साल के लिए गतिविधि कर सकते हो? 20 साल के लिए। पांचवा पॉइंट लिखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासन ने 20 साल के लिए व्यापार एवं राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की अनुमति दी। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको विशेषता बताई। पहली विशेषता क्या है? इसके अनुसार भारत में शासन को विनियमित रूप से चलाने के लिए इस एक्ट की स्थापना की गई थी। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें सबसे पहले भारत में कौन से पद की, बताओ? गवर्नर जनरल पद की स्थापना की गई या पद को सृजित किया गया। और इसके बाद बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें कहाँ पर, किनके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तीसरी विशेषता क्या है? भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। चौथी विशेषता क्या है? इस अधिनियम के तहत क्या करना है, बताओ? भारत में जो गतिविधि है ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कितने साल की दिए थी अनुमति? व्यापार और राजनीतिक अनुमति कितनी थी? 20 साल की थी। जैसे 20 साल हो जाते हैं, ध्यान से देखना, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बाद
20 साल बीत जाने के बाद फिर 1793, 1793 के बाद कितने आए, 20 साल और बीत जाने के बाद कितने आ जाएंगे, 1813। 1813 के बाद 20 साल और बीत जाने के बाद कितने, 1833। 1833 के बाद कितने, 1853। यहां तक देखो, यहां तक 20-20 साल थे। 1773 के, जैसे 1773 के 20 साल बीत जाने के बाद 1793 में फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संसद में अपनी बात रखती है कि हमें 20 साल और चाहिए। तो वहां में संसद में एक प्रस्ताव फिर पास कर दिया जाता है, जाइए आप फिर 20 साल शासन करिए। ऐसे धीमे कर करके कहां तक बताओ, 1833 तक कही गई। 1833 यानी 1853 तक। 1853 के बाद फिर ये प्रस्ताव ये नहीं रखा गया कि आप 20 साल तक भारत में व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप यानी कि सम्मिलित रहेंगे 20 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक, कोई समय सीमा नहीं रखी गई। और जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये 1793, 1813, 1833 और 1853 के इन्हें बोलते हैं क्या, अधिनियम यानी अधिकार पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, अधिकार पत्र, ठीक है। इन्हें बोलते हैं चार्टर एक्ट। क्या बोलते हैं बताओ, चार्टर एक्ट या अधिकार पत्र। अधिकार पत्र क्या होते हैं, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अधिकार पत्र क्या होते हैं। अधिकार पत्र का मतलब ये है कि ये जब समय इनका पूरा 20 साल होने के बाद ये ब्रिटिश संसद में पेश होते थे तो ब्रिटिश संसद एक प्रस्ताव पास करती थी। एक प्रस्ताव पास करने के बाद आप उस पर यह निर्णय दे देती कि आप जाइए 20 साल के लिए पुनः फिर भारत की राजनीति और व्यापार में गतिविधियों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसे हम क्या कहते बताओ, अधिकार पत्र, डेट अधिकार पत्र, ठीक है। अब यहां से पूरी राजनीति में परिवर्तन होता है, ध्यान से सुनना। हेडिंग डाल दो 1833 का चार्टर एक्ट। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं 1700, जैसे हमने अभी पढ़ाया 1773, 1793 आता, 1793, 1813। हम आपको ये जो कोर्स है वो यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट, सीटेट, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इनमें ध्यान रख के एक समाहित कोर्स पढ़ा रहे हैं। उतना ही पढ़ा रहे हैं, हम कोई यूपीएससी और आईएएस पीसीएस की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ इनको ध्यान में रखते हुए हम आपको वही महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं जिनसे आपका यहाँ से क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। तो 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब वो कारण क्यों, कारण क्या था कि पहले जो 1833 से अगर हम पहले की बात करें तो कुछ भाग पर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था। अब लगभग में भारत के आधे भाग पर क्या हो गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन हो गया था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हम लोग का हो चुके थे, कब्जे में हो चुके थे भारतीय। तो इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया, भारत का गवर्नर जनरल। लिखो लिखो, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसी पद को बदल के क्या रख दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो हम आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपसे बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का, यहां से हम क्या कर सकते हैं बताओ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अरे ऐसे लिखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लिखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले हेडिंग डालो 1853 का चार्टर एक्ट। देखो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुमति तो दी गई, लेकिन इसमें अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इन्होंने जो भारत में शासन यानी कि व्यापारिक और राजनीति में जो गतिविधि संचालित करने के लिए अनुमति तो दी ब्रिटिश शासन ने, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक अवधि नहीं दी कि आप 5 साल करोगे या 10 साल या 20 साल। यहाँ तक 1853 के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम को हम कल देखेंगे, और 1858 के भारत शासन अधिनियम को आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि 1858 के अधिनियम से भारत की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधि बिल्कुल परिवर्तित हो गई है ना। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।